सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आज के जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वी विल डिस्कस अबाउट हार्ड इफेक्ट क्या है, वैक्सीन पॉलिसी के बारे में, रिसेशन है, पेरिस एग्रीमेंट है, एसेसिनेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसका इम्पैक्ट क्या है, मेंस का एक जो क्वेश्चन है वो भी आपका रहेगा। साथ में फार्मर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है, देखो फार्म बिल्स के ऊपर जितना भी कंटेंट है ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया है। अब जो फार्मर के बिल से रिलेटेड जो आप कह सकते हो जो काइंड ऑफ प्रोटेस्ट है, जो ओपिनियन है, वो लगातार आपका आता जा रहा है कैसा क्या है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं जो भी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से अप्लाई पढ़ सकते हैं। देखिए अगर आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो जितने भी सब्जेक्ट आप ये देख रहे हो, ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इस तरीके से जितने ऑप्शनल वो भी आप कर सकते हो, सारे ऑप्शनल आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके लिए आपको यूपीएससी जीएस का सब्सक्रिप्शन या फिर यूपीएससी ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन दोनों है। अगर आपको चाहिए तो दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। प्लस के अलावा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको मेंटर असाइन रहते हैं। कोड याद रखना है, एसपी लाइव कोड इस्तेमाल करोगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे। इस सेशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल डेली डोज विद s.पांडे से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ पीडीएफ के लिए आप जो है एसपी करंट अफेयर्स सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और डेली डोज विद s.पांडे में आपको अपने आंसर सेंड करने हैं, जहाँ पे अपना आप ओपिनियन रख सकते हैं जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। देखते हैं, पहला जो टॉपिक है वैक्सीनेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 के अंदर आ सकता है। देखो वैक्सीन की बात करें तो इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन कहा जाता है। वाई वी कॉल दिस एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, बिकॉज अगर आप वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि जो बैक्टीरिया है या फिर जो आपके वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में आपके शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके खिलाफ आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो जब भी आपको इन्फेक्शन होगा तो ऑलरेडी क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो जो चांसेस होंगे, आप कह सकते हो जो चांसेस हैं, मतलब जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। सो वैक्सीन की बात की जाए तो बहुत सारे बीमारियां हैं जिनके खिलाफ हमने बहुत ही सक्सेसफुली जो वैक्सीनाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, वैक्सीनेशन है, वो पूरा हमने किया, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर किया और बहुत सी डिजीज़ भी हमने ख़त्म की। अभी जो SARS-CoV-2 की बात है तो उसमें भी कई सारी कंपनीज आ रही हैं सामने और वो कह रही हैं कि जो वो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस उन्होंने कर लिया है। किसी का जो इफेक्टिवनेस है वो 90, किसी का 95%, मतलब इतना आपका वेरिएशन हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग व्हाट वी कॉल इट एज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? देखो हर्ड इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं वो एक जो ट्रांसमिशन चेन है उस ट्रांसमिशन चेन का हिस्सा ना बने। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पॉपुलेशन है और इसमें लोगों के अंदर अगर ये जो डिज़ीज़ है, इस डिज़ीज़ के प्रति टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाए, वो एक कैरियर के रूप में काम ना करें, तो इससे क्या है कि जो ट्रांसमिशन चेन है वो कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और जो ये डिज़ीज़ का स्प्रेड है वो डिज़ीज़ का स्प्रेड भी काफ़ी हद तक आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सो देखा जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रोब्स इन होल कम्युनिटी रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग डिजीज़ फ्रीक्वेंसी even in unvaccinated segment of the population, a phenomena called as herd effect। ठीक है, इसको हम हर्ड अफेक्ट भी कहते हैं। वी कॉल इट एज हर्ड अफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। तो हर्ड इफेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सही हो गया कि जो माइक्रोब्स हैं उस माइक्रोब्स के, मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके हैं उसके ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना। और अगर उस माइक्रोब के ट्रांसमिशन को अगर आप रिड्यूस करते हो तो इससे होगा क्या कि जो डिजीज़ है, डिजीज़ के स्प्रेड की फ्रिक्वेंसी भी आपको रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। सो लेट मी इन्फॉर्म यू कि देयर इज़ अ मैरिज इन माई हाउस, सो थोड़ा सा आई हैव टू मैनेज द थिंग्स। सो वो भी आपका साथ साथ चल रहा है, बट आपका सेशन भी मिस नहीं होना चाहिए, भी ज़रूरी है। सो अगर पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस आए या कुछ आए तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। चलो ठीक है। यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी प्लस हर्ड अफेक्ट, ये ओवरऑल अगर जो डिजीज़ बर्डन है वो डिजीज़ बर्डन को रिड्यूस करेगा। एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोब्स इन अ होल कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत से तरीके, अगर आप पूरे तरीके से ट्रांसमिशन को ख़त्म करना चाहते हो पूरे देश में तो बहुत से तरीके हैं। मतलब अगर आपको पूरे इन्फेक्शन को ही ख़त्म करना है तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म, उस कॉजल ऑर्गेनिज्म को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोटेक्शन से
लेके कम्युनिटी कंट्रोल से लेके टू एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, ये सारे कदम आपके उठाना है। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो हम स्टेप्स ले सकते हैं वो देखना है, कम्युनिटी लेवल पे जो स्टेप्स हैं वो लेना है, और फिर एलिमिनेशन और इरेडिकेशन के लिए आपका मूव करना है। सो कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी सारी वैक्सीन्स भी हैं आपकी, जो कि जैसे BNT162b2, फाइज़र बायो एनटेक है, mRNA 1273 है, स्पुतनिक 5 है, और इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन है। तो ये बहुत से ऐसे मतलब कई वैक्सीन्स आपकी ये प्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि इफेक्टिव देखने को मिल रही हैं। और कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक की है, ये जो हमारी खुद देश की ही वैक्सीन है, इसने फेज़ 1 फेज़ 2 कर लिया है, फेज़ 3 ट्रायल इसका आपका होगा। पॉलिसी डेवलपमेंट की बात की जाए, अगर आपने वैक्सीन प्रोड्यूस की, उससे रिलेटेड आपकी कई पॉलिसीज़ है, किस तरीके से आप वैक्सीन एक्वायर कर रहे हो, कैसे, या फिर वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हो और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है, क्योंकि सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन पे एक यूनिफॉर्म तरीके से सारे पॉलिसी आपके इंप्लीमेंट होंगे। और स्टेट्स के पास भी फ्रीडम होना चाहिए कि अगर इनकेस कोई लिमिटेशन इम्पोज की जाती है तो वो लिमिटेशन को ओवरकम करके जैसे भी उस पॉलिसी को इफेक्टिव बनाना है उसके लिए आपका प्रयास करना चाहिए। सो कॉम्प्रहेंसिव वैक्सीनेशन पॉलिसी आपको लेकर आना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। तो देखा जाए तो अभी फ़िलहाल के लिए 3 फ्रंट रनिंग वैक्सीन फॉर इंडिया, एक स्पुतनिक 5 है रशिया की, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये 3 ऐसे हैं। लेकिन अगर आपने वैक्सीन प्रोड्यूस भी की है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कोल्ड चेन, जो कोल्ड चेन जो पूरा आपका चेन है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कोल्ड चेन की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप कोल्ड चेन की बात करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कई सारी ऐसी वैक्सीन है, उन वैक्सीन की बात करते हो तो वहाँ पे कई वैक्सीन तो -70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, कई 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वैक्सीन के लिए पूरा जो कोल्ड चेन का पूरा जो चेन है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि एक चैलेंज आ सकता है। तो एक जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू है कि क्या वेदर वैक्सीन शुड बी कन्फाइंड टू ओनली अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ये भी है कि अगर जो इन्फेक्टेड है क्या उनको वैक्सीन देनी है कि नहीं देनी, ये सब डिसीजंस आपके लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल में ही सरकार ने कहा कि बातचीत करनी चाहिए फार्मर्स को, जो है एक मैसेज भी दिया गया जिसको फार्मर्स ने, अभी जो न्यूज़ आ रही है उसको आपका रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो कई सारे आपके आर्टिकल्स हैं। देखो, फार्म बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक सेगमेंट के बारे में, एक एक आर्टिकल के बारे में, प्रोविजंस के बारे में मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया। 3 जो है फार्म बिल्स हैं और आपको उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। देखो, जो एक ओपिनियन आपका चल रहा है वो ओपिनियन ठीक है, वो कुछ आर्गूमेंट्स आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है किसी भी इशू पर आंसर लिखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उससे रिलेटेड आपका जो पॉइंट्स है वो आपके होने चाहिए। तो ये फार्म बिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर सेक्शन में आपके लिए प्रश्न भी इसमें बन सकता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एग्रीकल्चर सेक्शन है। देखो, एग्रीकल्चर में फार्मर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। फार्मर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और वो उन्हें बेचना कहाँ पड़ता है, एपीएमसी मंडीज़ में। उन्हें पहली जो अपनी सेल करनी है वो एपीएमसी मंडीज़ में है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के तहत हर स्टेट गवर्नमेंट एपीएमसी मंडीज़ बनाता है, और जो फार्मर्स है उस फार्मर्स को सर्टेन लेवल पर अगर आप देखोगे, जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को अगर आप देखते हो तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को अपनी जो पहली सेल है वो आपकी इन मंडीज़ में ही करनी पड़ती है। इसमें क्या है कि उनको कुछ थोड़ा टैक्स और वो भी काफ़ी लगता है, जो सर्विस लेने के लिए उनको कुछ पैसा भी उनको देना पड़ता है, सर्टेन चार्जेस, और उन्हें कई फैसिलिटीज़ भी मिल पाती हैं। लेकिन जो फ्रीडम है फार्मर की सेल करने की वो काफ़ी ज़्यादा इससे कंप्रोमाइज़ होती है, और क्योंकि फ्रीडम फार्मर की सेल की जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, इस वजह से वी कैन से कि फ्रीडम कंप्रोमाइज़ होने की वजह से एक बहुत बड़ा जो एक पॉइंट आपके सामने आता है कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ सेल जो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उस वजह से कई बार फार्मर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। इंटरमीडिएटरीज जो आपके होते हैं उनके वो ज़्यादा आपका बेनिफिट ले जाते हैं। कोई चीज़ अगर 3 रुपये 4 रुपये की जाती है तो उसे 10 रुपये का जो है वो बेचते हैं और फार्मर्स को बहुत ही कम मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक टेंशन है। तो इस समय इस जो एक्ट आपके आए हैं उस एक्ट में एपीएमसी मंडी में तो फार्मर बेच ही सकते हैं। बियॉन्ड एपीएमसी मंडीज़ भी ऑप्शंस फार्मर के लिए खोले गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ स्टेप्स आपके लिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है। और अगर
कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जैसे कोई भी कंपनी है उसको अगर वीट कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए तो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फार्मर फिर उस डिज़ायर्ड चीज़ को उनको प्रोवाइड करेंगे, और मतलब जो भी चीज़ है आपका उस डिज़ायर्ड चीज़ को आपको वो प्रोवाइड करेंगे, और है ना, और सर्टेन जो टेक्नोलॉजी है और जो मनी है वो कंपनी उनको देगी। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है 70 से 80% है, वो किस तरीके से उनको कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी होगी, कहीं कुछ अगर उसमें लिख दिया और इनको समझ में नहीं आया, बाद में उसका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। तो इसमें ये भी प्रोविज़न है कि जो भी अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक सेल भी क्रिएट किया जाएगा, तो वहाँ पे कंप्लेन भी की जा सकती है, और प्राइस चेंज, जो प्राइस आपने इंश्योर किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो प्राइस देना ही पड़ेगा। दूसरा, एमएसपी को जैसे कहा जा रहा है ख़त्म किया गया, तो एमएसपी को ख़त्म नहीं किया गया है। ये भी है कि अगर फार्मर्स को लगता है कि उनका जो पैसा है, जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस में बहुत ही कम बिक रहा है, तो उसके ये बहुत कम प्राइस में जा रहा है, तो उनके पास एमएसपी का ऑप्शन भी ओपनड है। साथ में एसेंशियल कमोडिटीज़, कई सारी एसेंशियल कमोडिटी के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर रखा गया था कई सारी ऐसी कमोडिटीज़ जो कि एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, फार्मर्स अर्निंग कर सकते हैं, बट क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी में थे तो उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसके प्रोडक्शन, सप्लाई सभी पर कंट्रोल किया गया था। तो अब उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आई गई है। तो ये सारे चेंजेस हैं, लेकिन क्योंकि फार्मर्स के कई कंसर्न हैं, जो एक स्ट्रक्चर आपका चलता आ रहा है उस पर बदलाव हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक फियर है कि एमएसपी ख़त्म किया जाएगा और गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करेगा, है ना, और न्यू लीगल आर्किटेक्चर ऑफ फार्मर्स मोर चॉइसेस, ऑल दो ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को कि वो सेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अप्रहेंशन फार्मर्स के अंदर आपका आ रहा है। सो एंड ऑफ अ मोनोपोली मार्केट कुड थ्योरेटिकली लेड टू मोर एफिशिएंसी। अब ये जरूरी है, यहाँ पे अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आएंगे तो मार्केट भी इम्प्रूव होगा, जो फार्मर्स है, फार्मर्स जो उनकी अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी आपके इंक्रीज़ होंगे। जो नए लॉज हैं लेड टू डिसमेंटलिंग ऑफ द एमएसपी एंड द मंडी सिस्टम, ठीक है। सो जो नए लॉज हैं की बात की जाए तो ऐसा मतलब माना जाता है कि मंडी सिस्टम को ख़त्म करना है, बट ये इन्फॉर्मेशन जो ये लाइन लिखी हुई है, इट्स नॉट लाइक एंडिंग द मंडी सिस्टम। यहाँ पे आपको हाफ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एपीएमसी जो मंडीज़ हैं वो आपकी रहेंगी, इसके अलावा फार्मर के पास ये मतलब एक ऑप्शन है कि वो एपीएमसी की मंडीज़ के अलावा भी कहीं सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो लाइसेंस जिनके पास होता है वही फार्मर से खरीदते हैं और फिर हमें वो महंगे दाम पे बेचते हैं, तो फार्मर्स को फ़ायदा इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। वाइल मार्केट फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एनी एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट फाइंड इक्विलिब्रियम ऑफ इंटरेस्ट। ये जरूरी भी है, फार्मर्स के जो कंसर्न है उसको दूर करना जरूरी भी है, और एक बातचीत करना ज़रूरी है। जितने भी कंसर्न हैं उसके कंसर्न दूर किए बिना ये इम्प्लीमेंट किया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डर्स की जो नीड है, डिमांड है, वो भी आपकी फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है एक आर्टिकल है इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी का टॉपिक है। अभी हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार हम कहीं ना कहीं क्योंकि लगातार नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ आपका हो रहा है, और क्योंकि कंटिन्यूस नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट वी कॉल इट एज रिसेशन, ठीक है। हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, टेक्निकल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी तेजी से रिड्यूस हुई है, उसके बाद मार्किंग अ रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, रिसेशन आपका पहली बार आपका हो रहा है, ठीक है, मतलब इन द इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री। ओवरऑल जीडीपी फिगर की भी बात करें तो वो भी धीरे धीरे आपका रिड्यूस हो रहा है। तो इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, एक तो डिमांड इकोनॉमी में आपकी रिड्यूस हो रही है, लोगों की जॉब थोड़ा रिड्यूस हुई है, तो उनके पास अगर देखोगे तो पैसा नहीं है तो चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो उसको प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो जॉब्स जो उस प्रोडक्शन चेन में है वो जॉब्स चली जाएंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक ऐसा साइकिल शुरू हो गया है जिसको ख़त्म करने के लिए कई प्रयास आपका करना जरूरी है। जो प्राइवेट कंजम्पशन की अगर आप बात करो, जो प्राइवेट कंजम्पशन है जो कि एक मेजर पार्ट है किसी भी जीडीपी का मतलब जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मनी वैल्यू आपका है, मनी वैल्यू है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रीज में प्रोड्यूस होती है, उसका जो मनी वैल्यू है उसको हम आप कह सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। और इस मनी वैल्यू जो कि गुड्स एंड सर्विसेज आपका प्रोड्यूस हो रही है, जो आपकी मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू है, इस मॉनेटरी या मनी वैल्यू को अगर हमें इंक्रीज़ करना हो तो जीडीपी को इंक्रीज़ करना, कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम आपके पास अगर नहीं है जो आप खर्च करने के लिए तैयार रहोगे, तो जो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप लेते हो तो वो आपका धीरे धीरे अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं फिर
जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो अफेक्ट होती है, और एक बड़ा फैक्टर इसके लिए जो जॉब लॉस हो रहा है वो एक बड़ा फैक्टर, जिससे इनकम भी आपके रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इवन आप कुछ जीडीपी के फिगर्स भी देखोगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि लगातार आपका रिड्यूस भी हो रहा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब देखा जाए कुछ ऐसी है जैसे इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे जो यूटिलिटी सर्विसेज है एग्रीकल्चर के साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर रही है, तो धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है वो आपकी रिकवर करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस एग्रीमेंट इज नो पैनेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 3 के लिए। तो पेरिस एग्रीमेंट की अगर आप बात करोगे, ये पैनेशिया मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पॉल्यूटर पे मस्ट पे, ये दो चीज़ें हैं। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इसने एक तरीके से ख़त्म किया, पॉल्यूटर मस्ट पे वाले प्रिंसिपल को भी इसने कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया। इसका मतलब क्या है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमिशन को ख़त्म करना, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। और जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनकी भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसको भी फुलफिल करना जरूरी है। ठीक है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे कई प्रयास किए गए, ग्लोबल कोऑपरेशन इन प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट है ना, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, फिर आपका रियो कॉन्फ्रेंस 1972, ये कई प्रयास आपके किए गए। माउंटिंग साइंटिफिक एविडेंस ये दिखा रहे हैं कि लोगों का जो मतलब ह्यूमंस हैं उनका जो इंटरफेरेंस वो लगातार बढ़ा है, वो है ना ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि एक्टिविटीज़ की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लगातार इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, एमिशन हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी हो रही है। कुछ प्रयास किए गए, पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिए गए जिससे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच का एक उसको हार्मोनाइज किया जा सके। इसके अलावा बाद में ही देखा जाए तो जो प्रयास किया गया 1992 के बाद, उसमें भी यूएन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपकी अलग अलग मीटिंग्स होने लग गई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम पे, और उसमें जो मीटिंग्स है अलग अलग जो देश मिलने लग गए, बातचीत करने लग गए कि कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में हम कोऑपरेट करें। तो राइट्स टू डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज और जो डेवलप्ड देश है उनकी जो जिम्मेदारी, उसके बीच का एक बैलेंस लेकर आने की बात की गई। उसके लिए कई चीज़ जो है बातचीत आपकी शुरू होने लग गई। प्रयास किया गया कि जो डेवलप्ड देश हैं, जो लग्जरी एमिशन है, एक तो रिक्वायर्ड है, नीड है, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो नीड रिक्वायरमेंट को तो मीट करें, लेकिन जो एक लग्जरी एमिशन है, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा जो एमिशन है और ऐसी वैसी चीज़ों को जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, वहाँ रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसके जो लग्जरी एमिशन है और जो रिक्वायर्ड है उसके बीच का जो एमिशन है, उस एमिशन को हमें ख़त्म करना है। ठीक है, ये ज़रूरी है, मतलब जो लग्जरी एमिशन है उस लग्जरी एमिशन को जितना हो सके कम करना। बाय द टाइम द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज हेल्ड इन बर्लिन 1995, द डेवलप्ड कंट्रीज हैड बैक्ड ऑफ फ्रॉम देयर कमिटमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी बात आपकी कही गई कि जैसे जैसे चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, डेवलप्ड देश अपने कमिटमेंट से दूर होने लग गए। क्योटो प्रोटोकॉल इंस्पायर्ड रियो प्रिंसिपल, इट फिक्स्ड एमिशन टारगेट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोविजंस वाज इंक्लूडेड टू सेटिस्फाई देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में रियो प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद देखा जाए इसने फिक्स्ड एमिशन टारगेट्स डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए फिक्स किए, ये प्रयास किया गया इसमें। एंड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोविजंस जो है, कुछ ऐसे प्रोविजंस भी थे जिससे कि जो इंटरेस्ट है लोगों का वो सेटिस्फाई किया जाए, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट आपका किया जाए। उसके बाद द एंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब 2001 में यूएसए ने इससे विड्रॉ भी कर लिया। द एंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल और फिर रियो प्रिंसिपल का जो एक एम था वो ख़त्म होने के बाद मतलब जो ख़त्म हुआ, तो इसमें ये जो प्रयास किया जा रहा था कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को साथ में लेकर जाया जाए, दोनों के बीच बैलेंस बनाया जाए, जो डेवलपिंग देश हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूट हो रहा था, जो कि हाईलाइट भी किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, रियो प्रिंसिपल। और सेम सी चीज़ जो है कोपेनहेगन अकॉर्ड 2019 में देखने को मिली। अब जो पेरिस एग्रीमेंट है, यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ रियो। फॉर द फर्स्ट टाइम इसने जो पेरिस एग्रीमेंट जो आपका 2015 में हुआ, इसने सारे देशों को एक तरफ लेकर आया और किया कि हम प्रयास करें कि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, ह्यूमन एफर्ट लिया जाए जिससे कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि सारे देश जो है वो प्रयास करें, और सारे देशों ने किया क्या, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आपका आया। इसका मतलब INDCs खुद ने अपना टारगेट सेट किया कि हम ऐसा इतना एमिशन सब रिड्यूस करेंगे, और उसके लिए वो प्रयास भी उन्होंने करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल कंट्रीज वर प्लेस्ड ऑन इक्वल फुटिंग बाय मेकिंग रिडक्शन इन द ग्रीन
हाउस गैसेस एमिशन, ठीक है। सो ये CBRD से बियॉन्ड मूव होके ये प्रयास किया गया कि सभी लोग एक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है आप कह सकते हो कि उसको कम किया जाए, उसके एमिशन को। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ किया गया। अब दूसरा एक चीज़ कहा गया कि यहाँ पे कहा गया कि 2% मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को अगर रिड्यूस करना है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, ये टारगेट आप कह सकते हो कि जो पर्पज़ है, क्योंकि टेम्परेचर अगर लगातार बढ़ता चला जाएगा तो इससे नुकसान भी काफ़ी होना है। नुकसान ऐसा होना है कि अगर एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज़ होता है ऑन एन एवरेज प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज फिनोमेना है वो आपको देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट और ये सब चीज़ें, फ्लड, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। सी लेवल राइज, ग्लेशियर की मेल्टिंग, हर चीज़ आपकी होगी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इस टारगेट को अगर हम अचीव भी करते हैं फिर भी जो पर्पज़ है कि क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट और रिवर्स करना, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे रिच, पुअर, डेवलपिंग कंट्रीज सबको प्रयास करना है, सबने अपना टारगेट जो है वो सेट किया। और अगर हम सपोज करो इवन ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस का भी हम टारगेट अगर अचीव कर लेते तब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा इससे भी जो क्लाइमेट चेंज फिनोमेना है वो इतना अरेस्ट नहीं होगा। लगभग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस में लगभग 70 से 90% कोरल रीफ जो है वो मर जाएंगे और 2 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी बचेगा नहीं। इवन एट 1 डिग्री सेल्सियस हॉटर प्लैनेट इज नॉट ए स्टेडी स्टेट, है ना। तो ये भी आप इमेजिन कर सकते हो। इवन ऑन एन एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अर्थ के जो इक्विलिब्रियम है उसको अफेक्ट करेगा। IPCC की जो रिपोर्ट है उसने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। तो यहाँ पे The pathway to avoid an even hotter world would require a swift and complete transformation, not just the global economy but of the society। मतलब सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं, समाज में भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर if the world reject nationalism and parochialism and adopt collaborative response, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने इंटरेस्ट को नहीं, यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि एमिशंस को अगर हमें पूरे तरीके से ख़त्म करना है सबको साथ आना पड़ेगा और इसमें पेरिस एग्रीमेंट एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं फ़खरीज़ादा जो है, ये बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि आपका 2015 में साइन किया गया, इसमें ईरान था और उसके बाद P5+1 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर और आपके जर्मनी था, जिसके तहत ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट किया जाए। और इसके बाद क्या हुआ कि USA ने विड्रॉ किया। इसके बाद ये कहा गया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेज़ी कर दी और उस प्रोग्राम को रन करने में ये जो पर्सन है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इजराइल को ये डर था कि ईरान अगर न्यूक्लियर केपेबल हो जाता है तो उसको काफ़ी एक टेंशन रहेगा उस एरिया में। अगर न्यूक्लियर केपेबल ईरान होगा तो उसको एक उसके लिए एक डिटरेंस का फैक्टर होगा। तो उसने असैसिनेट इस पर्सन को किया है। अब यहाँ ईरान अगर हमला करता है इजराइल पे तो उसको एक पॉइंट मिल जाएगा दोबारा से रिवर्स करने का। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान ने इस चीज़ को कहा है कि वो अगर जॉय बिडेन जो नए प्रेसिडेंट आए हैं अगर वो JCPOA को लाना चाहते हैं तो वो ईरान इसका सपोर्ट करेगा। लेकिन ये भी कहा गया कि जो सैंक्शंस हैं उन सैंक्शंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो आपको देखने को मिल रही है वेस्ट एशिया के रीजन में। क्वेश्चन आज का देख लो, पेरिस एग्रीमेंट इज नो पेनिशा, इसको आपको एलाबोरेट करना है। अपना आंसर आप मुझे सेंड कर सकते हो डेली डोज विद S.Pandey जो टेलीग्राम चैनल है। इस सेशन का जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हो SP करंट अफेयर्स जो टेलीग्राम चैनल है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट और मिलते हैं कल।